हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू एपिसोड ऑफ आज गंजिस्वाग। और आज संडे का दिन है और डेट है 20 अगस्त। मैंने सोचा यार आ जाऊँ, कुछ बना लेता हूँ। पिछले 2 दिन से मैं बैठा बनाने, बट आई वाज एक्सट्रीमली टायर्ड। मैं हैदराबाद कह रहा हूँ, इस्लामाबाद में था पिछले वीक। आई हैड अ फ्यू शूट्स देयर, और उससे पहले से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। तो पिछले 2 दिन मैं कोई लगातार 10-10 घंटे सोया हूँ, एंड फाइनली आई फील अलाइव इनफ टू एटलीस्ट सिट डाउन एंड टॉक। तो संडे था, संडे वैसे कोई ना कोई आ ही रहा होता है, बट मैं सोचा यार आज सबको रेस्ट देना है। बाय द वे, बट खैर जब तक ये वीडियो आएगी वो हो चुका होगा। आई एम लिविंग फॉर कोयटा इंशाल्लाह ऑन थर्सडे। 3-4 दिन का, वैसे तो एक दिन का इवेंट है, बट आई एम स्टेइंग ओवर ताकि मैं ज़्यादा से लोगों से मिलूँ, ज़्यादा से स्टूडेंट से मिलूँ, वहाँ के प्रॉब्लम्स हाईलाइट करूँ, देखूँ क्या चल रहा है, और आपको मिलवाएं कोयटा वालों से। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। आई हैव बीन देयर 2018 में, यस, एंड उसके बाद कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, 1 घंटे की दूर की मुसाफत पे, बट वहाँ कभी जाना ही नहीं होता। सिक्योरिटी कंसर्न्स अपनी जगह होते हैं, बट उसके अलावा भी आई मीन इट्स सैड कि अपने मुल्क पे ट्रैवल अब नहीं कर पाते इतना। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और अभी मैं वही पेट्रन्स जो हैं वहाँ पेट्रियन पे मैं कुछ लिख रहा था। आई वाज टेलिंग देम अबाउट एजुकेशन चैनल, और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, इट्स फाइनली हियर, और अल्हम्दुलिल्लाह भी ऑर्गेनिक चल रहा है। सो होता ये है कि इफ़ आई टेल पीपल कि भाई ये मेरा चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब करें, लोग मोहब्बत में सब्सक्राइब तो कर देते हैं, बट वो फिर रेलेवेंट लोग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कुकिंग चैनल, अब मेरी मेल ऑडियंस है 81%, 82%, राइट। उन्होंने मेरी मोहब्बत में कर तो दिया, बट नाउ बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग, दे डोंट वॉच इट। उसको फिर प्लेटफॉर्म देखता है कि यार ये शायद कंटेंट अच्छा नहीं, क्योंकि 19,000 सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले 500 भी नहीं है, तो क्लियरली ये अच्छी वीडियोस नहीं है, तो उसको पुश बैक करता है। सो दिस इज माय लर्निंग इन द लास्ट ईयर एंड हाफ कि भाई इररिलेवेंट ऑडियंस को नहीं लेके जाना। तो फिर वो इररिलेवेंट ऑडियंस आ जाती है। सो देखने में नंबर्स तो होते हैं, बट बिकॉज दे आर नॉट वॉचिंग, तो यूट्यूब फिर आपको पनिश करता है, द प्लेटफॉर्म्स पनिश यू। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था वो ये कि एज आई टोल्ड यू कि लाइक इट्स सेल्फ फंडेड प्रोग्राम, और अभी तक तो कर लिया, बट ये कि इन ऑर्डर फॉर अस टू expand it would cost a lot. अब इशू मुझे ये आ रहा है कि पाकिस्तान में you cannot register a non-profit anymore because of fact of मसले मसाइल हैं, या फिर वो 3-3 साल का प्रोसेस है। दूसरी चीज़ ये कि GoFundMe doesn't work here, and if I apply GoFundMe from somewhere else, I'm not a resident of any other country, मैं पाकिस्तान का ही हूँ unfortunately। So यहाँ पे आके फंस जाती है चीज़ें। So मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा how can we make it sustainable in a way कि if we have patrons for that channel, ताकि कि वो अपनी कॉस्ट खुद बेयर कर सके, because eventually we were अभी मेरी of all the channels that I have, the biggest team is education channel। दो तो कंटेंट राइटर है हमारे पास खाली उसके, एंड सो ऑब्वियसली उसको हमें बहुत एक्सपैंड करना होगा अगर इफ़ वी वांट टू रोल आउट मोर सब्जेक्ट्स ऑन एक साथ। होता ये है कि अभी अगर लिमिटेड के साथ करेंगे तो वो अभी 3 पे काम कर रहे हैं, फिर वो बाकी 3 पे काम करेंगे, ये 3 रुक जाएंगे, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो वो तसलसल टूट जाएगा। तो एक स्टूडेंट जो कि जिसको ग्रो होना चाहिए इस चैनल के साथ, जो अगर अभी ओ लेवल ए लेवल में है, उसको इसके साथ ग्रो करना है, एडवांस मैथमेटिक्स पे जाना है, कैलकुलस पे जाना है, इंजीनियरिंग पे जाना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो उस तसलसल से आए वीडियोस कि वो उसके साथ ग्रो करे। ये नहीं कि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए और फिर जो चीज़ हमें 5 साल में ख़त्म करनी है वो 25 साल लग जाए उसको। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये है, इसके लिए इवेंचुअली आई वुड हैव टू गेट एन एंटायर ऑफिस ऑल टुगेदर, मगर वो बहुत आगे की सोच है। और अगेन वो इतना बड़ा स्टेप इस इकोनॉमी में मैं अभी लेने से ज़ाहिर है घबरा रहा हूँ। मुझे उसमें म्यूजिशियंस भी होंगे, बिकॉज वी विल बी फोकसिंग ऑन म्यूजिक, उसकी सारी थियोरी एंड एवरीथिंग। वोकेशनल सब्जेक्ट्स वुड कॉस्ट अ लॉट, बिकॉज अगर हम उसमें सिखा रहे हैं हाउ टू चेंज अ टायर, निकाहनामा कैसे साइन करना है, मकान कैसे बेचना है, घर कैसे खरीदना है, ये सारी चीज़ें विल बी पार्ट ऑफ इट। तो ज़ाहिर उसके लिए हमें लॉयर्स चाहिए होंगे, उसके लिए हमें आउटडोर शूट्स करनी होंगी। देयर इज सो मच दैट कैन बी डन। ये ना स्टेट लेवल का काम होता है और स्टेट ही इसको अफोर्ड कर सकती है, बट चूंकि यहाँ स्टेट का स्टेट की अपनी जो स्टेट है आपके सामने, तो अब क्या ही बंदा करे। अब आप या तो सारी जिंदगी कंप्लेंट कर लें या स्टेप ले लें। तो मैंने स्टेप ले लिया है, और बाकी अल्लाह मालिक है, दुआ कीजिएगा। इफ नथिंग एटलीस्ट आप दुआ तो कर ही सकते हैं। सो लेट्स होप इट वर्क्स आउट, और आई एम रियली एक्साइटेड। बाकी आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके अलावा जिंदगी में क्या चल रहा है, या लॉट्स ऑफ ट्रैवल प्लान। बाकी इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। अच्छा, एक रिक्वेस्ट बोलूँ या उसको क्या बोलूँ, आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं इसको सुनते हैं ऑडियो एप्स पे लाइक स्पॉटिफाई, गूगल वगैरह पे, एंड दोज एप्स डोंट पे मी एनीथिंग, एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ टाइम, और मेरी कोशिश होती है कि इसका तसलसल ना टूटे।
तो फिर कोशिश किया कीजिए, अगर तो आप अपनी आराम के लिए लाइक अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो ऑडियो पे लगा लिया। आई नो इट्स ईजियर टू एक्सेस रादर देन यूट्यूब, बट ये कि सोने से पहले उसको यूट्यूब पे खोल के सो जाया करें। तो बस कम कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट हो, बिकॉज वो ऑडियो में तो बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, द नंबर्स आर ग्रेट, बट वो नंबर्स आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन मोनेटाइजेशन, तो वो ये टेक्निकल इशू है, तो इसको ज़रा प्लीज़ देखिएगा इफ़ यू कैन। बाकी और चलते हैं ईमेल्स की तरफ। पहला है फीलिंग कॉम्प्लेक्स्ड बाय यूट्यूबर्स, माय स्टोरी एंड थॉट्स। हेलो जुनेद भाई, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई वांट टू शेयर अ बिट अबाउट myself and seek your perspective on a few things. I'm a 27-year-old male living in Karachi. I work for a multinational bank where my annual earnings are around 1 million PKR. Not a lot, bro. Not at all. I hold an MBA degree from CBM and I'm currently a CFA level 1 candidate. My upbringing was in a middle class family and I've always been determined to achieve my goals. My commitment to my career is strong and I'm constantly striving for the best for my life, for myself. I came from a background where I've received a lot of care and attention from my single mother and 2 elder sisters. My father passed away when I was 14. However, as I navigate my career journey, I sometimes find myself comparing my path to that of successful YouTubers who seem to be earning significantly more. This can be disheartening at times, making me question my own choices and wonder if I should venture into the world of YouTube for financial gain. Despite these thoughts, I must admit that the field of YouTube content creation doesn't truly resonate with me. I am also exploring opportunities to move abroad, possibly to the Middle East or Canada. However, my concerns about my mother's dependence on me makes this decision more complex. I want to ensure her well-being and support her as she has supported me. I truly value your insight and perspective on this matter. Your input would be incredibly helpful as I navigate these important decisions in my life. P.S. Please don't consider yourself in these YouTubers क्योंकि आपको लगता है मैंने अच्छा कमा रहा नहीं looking. As your content is different than theirs and you have come this far by struggling like any other middle class male, and the fact that you faced challenges and worked hard to reach where you are today. Thank you for taking your time to read this. I appreciate your understanding and guidance. Best regards. Alright जी, तो ये कराची के एक बैंकर हैं, मल्टीनेशनल बैंक में काम करते हैं। सालाना तनख्वाह 10 लाख रुपए है, जो कि बहुत कम है, विच मीन यूर एवरेजिंग 80,000 90,000, और इससे कुछ भी नहीं होता। एक बच्चे की स्कूलिंग भी नहीं होती इससे। सो बट ये कि बैंक्स का यही हाल है। लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड, वो अपने आप को ज़ाया कर रहा है इस तरह, एंड आई फील सॉरी फॉर हिम। तो CFA लेवल 1 है और सिंगल मदर ने इनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, एंड इज़ वेरी थैंकफुल टू हर, राइटफुली सो। अगर जहाँ बात आती है यूट्यूबर्स की, तो वो उनकी अर्निंग्स, उनकी इनकम देख के ज़ाहिर है वो एक सर्टन कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। एंड यू नॉट द ओनली वन, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। इस तरह के कुछ लोग शायद मेरे ऑफिस में भी होंगे। अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, फील करते हैं अब। सो लाइक द गाय हु डज माई business development was a CFO in one of the companies, but वही was तंग आ गया था इस corporate life से, so he wanted to venture into something. We had chai again. Okay, मैं हमेशा कहता हूँ ना, you need to have good friends. So he had a friend who was my friend, and we shared a chai. And then later on मुझे एक गेम शो के लिए, जो कि मैंने कुछ और प्लान किया था, वो स्विमिंग पूल मुझे अच्छा नहीं मिला पूरे कराची में, तो वो गेम शो नहीं हो सका आज तक। उसके लिए वी वेंट ऑल द वे टू घारो कि वहाँ हमें कुछ मिल जाए। सो वहाँ पे वी हैड हार्ट टू हार्ट, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से घारो से वापसी पूरा 4-5 घंटे की हमारी, एंड देन रुक के खाना, जगह चेक करना, ये सारी चीज़ें थी। तो वी हैड हार्ट टू हार्ट। तो मैंने उसको बोला, यार इफ़ यू डोंट फील लाइक इट, डोंट किल योरसेल्फ। और मुझे पता था कि लाइक ही कैन डू वंडर्स if I have him on the team, and he's done very well so far. However, at the same time, वो देखता है दूसरे यूट्यूबर्स को अगेन, क्योंकि मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल, बट मैं सारा री इन्वेस्ट कर देता हूँ इनटू ऑल दीज लाइट्स। यार ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का जो स्टाफ है ना, ऑन एवरेज वो 3 लोग हैं। हमजा भट्टी का आपने स्टूडियो देखा, उसमें 4-5 लड़के नज़र आ रहे होते हैं, राइट। मोरू के पास 2 हैं, ठीक है। मुजम्मिल की एक टीम थी इस्लामाबाद में, सैयद मुजम्मिल की, बट ही हैड अदर वेंचर्स एज वेल। अच्छा, और कौन है यूट्यूबर? बाकी सारे या तो सोलो ही चलते हैं बिल्कुल, या फिर एक मैक्स टू मैक्स एक एडिटर उन्होंने रखा है। मेरे पास 26 लोग हैं, 26। आई हैव द लार्जेस्ट
यूट्यूबिंग टीम इन पाकिस्तान, आई कैन क्लेम दैट. तो अगेन वो डिफरेंट वेंचर्स के लिए भी हैं एंड नन ऑफ दोज वेंचर्स आर मेकिंग मी मनी, बट इट्स ओके. ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई. सो मैं तो सारा री इन्वेस्ट कर लेता हूँ. हैंस मैं अपनी गाड़ी अपग्रेड नहीं कर पा रहा. उसकी वजह एक ये है कि यार आई डोंट फाइंड वैल्यू फॉर मनी. मैं नहीं सिर्फ 1 करोड़ की क्यों नो, आई डोंट फाइंड वैल्यू. सेम फॉर द हाउस. लाइक आई रियली वांट टू गेट एन अपार्टमेंट और अ हाउस, बट नॉट इन कराची में. 12 करोड़ का आप घर लो. आई डोंट हैव 12 करोड़. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. बाहर नाले पे गाड़ी चलाओ. रेहाम खान ने आज ही वीडियो बनाई, उसमें यही था कि कराची का डिफेंस इतना ख़राब है कि घर इतने आलीशान है और बाहर सड़क टूटी पड़ी है. नो वैल्यू फॉर मनी नहीं है ना, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो दिस सिटी इज़ नॉट फॉर मी. तो बात क्या थी, हाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं. देखो बहुत सारे तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि उस तरह की लाइमलाइट में है नहीं. आई मीन देर फेमस, बट वो एक सर्टन तबके में फेमस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पश्तो स्पीकिंग है तो वो आपके लिए रेलिवेंट है अगर आप पंजाबी हो या सिंधी हो, राइट. बट वो अपने उस डोमेन में बहुत फेमस है. इसी तरह सराइकी चैनल्स बहुत सारे हैं, क्रेजी व्यूज़ हैं उनके, बट यू डोंट नो देम. तो बहुत से लोगों ने वीएट निकाल ली भाई. आप उनका कंटेंट शायद आपकी नज़रों से ना गुजरा हो. वीएट निकाला हुआ है भाई उन्होंने. इसी तरह कल डकी भाई ने तस्वीर लगाई हुई थी, माशाल्लाह, आई एम हैप्पी फॉर हिम, ऑडी की जीटी. तो आई लुक्ड अप पार्क व्हील्स पे, तो 5 करोड़ 80 लाख उसकी प्राइस आ रही थी. आई डोंट नो वो कितने की है, मगर है. ओके, तो कमा रहे हैं भाई लोग. यार कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसी. अच्छा, होता ये है कि अगर किसी एक का चल पड़ता है ना तो पूरी फैमिली आ जाती है. अब भाई का भी है, बहन का भी है, भाभी का भी है, सास का भी है, सबके अपने अपने चैनल हैं इस तरह की ना. अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ इन द साइंस ऑफ थिंग्स, तो मैं इस तरह के कुछ चैनल्स देखता भी हूँ. नॉट लाइक कि क्या हो रहा है, मुझसे नहीं देखा जाता कि आज सुबह मैंने अंडा खाया, बहन रो रही थी, मैंने जूस पिलाया. मैं कुछ गेन नहीं कर रहा इससे, मगर मैं उसकी वो एक पूरी साइकोलॉजी समझने में बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ. तो ये बड़ा ट्रेंड है कि पूरी पूरी फैमिली जो है वो बना रही है. और बिकॉज आई नो कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, कितने व्यूज़ से, तो इट्स वेरी इजी टू असरटेन कि बात कहाँ जा रही है. देर आर पीपल हु आर मेकिंग 2-2.5 करोड़ अ मंथ ईजीली ईजीली. एक ऐसा भी चैनल है पाकिस्तान में, वो भाई, चले मैं शहर नहीं बताता, यू डोंट इवन नो हिम क्योंकि वो सामने होते ही नहीं उसमें. ही इज़ अकॉर्डिंग टू हिम ही मेक्स $500,000 अ मंथ. वो चैनल ही ऐसा है और वो उस पर वाकई बहुत क्रेजी व्यूज़ हैं. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं किसी की क्यों ज़िंदगी ख़तरे में डालूँ, मगर वो कर रहे हैं. बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं. देर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर easily making $500,000 just from content पाकिस्तान में. मैं इसलिए कहता हूँ भाई बहुत बड़ी साइंस है, अगर आपको समझ आ गई तो बहुत पैसा है. अच्छा, एक तो ये होगी मोनेटाइजेशन वाली. इवन दो पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं होती, विच इज़ वाई मेरा स्पोर्ट्स चैनल साइट पे ही हो गया, क्योंकि उसमें हम पैसा लगाए जा रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा. सेम हैपन इज़ हैपनिंग विद द कुकिंग चैनल. वो पाकिस्तान से अब हमें वो सपोर्ट ही नहीं मिलती. अब आई डोंट नो ये लोग कहाँ से जुगाड़े करते हैं, या फिर ये कि इनका कोई रिश्तेदार बाहर से पेज ऑपरेट कर रहा है और वहीं से अपलोड होती हैं, या क्या होता है. देयर इज सो मच मनी टू बी मेड. why do you think I keep investing? Because there is. It's just not hitting, but it's okay, कोई मसला नहीं, ट्राई तो कर रहा हूँ. किसी भी चीज़ में ना आपको यू हैव टू बी राइट ओनली वंस. एक ही बार आपको राइट होना होता है. मेरा एक दोस्त है, used to be my friend, we haven't spoken in years and years. दुबई में होता था. He was an engineer, he migrated to Canada. तो वो उसकी अच्छी सैलरी थी. He was working for a German company, Siemens में था शायद, या Schlumberger में था, I don't know. तो वो अपने उस बड़ा सीधा साधा आदमी था, पढ़ाकू, इंजीनियर पढ़ाकू ही होते हैं, तो उसके ज़रा खर्चे ही नहीं थे. ज़ारा H&M के कपड़े पहनता था, उसको ज़्यादा ये फैंसी वैंसी चीज़ों का शौक है, सीधा साधा आदमी था. तो वो पैसा बचा के लाहौर में गेम डेवलपमेंट करवाता था. तो कभी कौन सा फ्रूट वाला गेम, कभी कौन सा, कभी क्या, वो हमसे बोलता रहा डाउनलोड करो वगैरह वगैरह. तो उसने कोई 42 गेम बना लिए थे एंड नन ऑफ देम मेड हिम मनी. तो मैंने उसको बोला, यार व्हाई डू यू कीप इन्वेस्टिंग,
एंड दिस वॉज द टाइम एंड आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद मनी. तो मुझे माई माइंड यूज टू गेट बॉगल्ड. तो वही कहता था कि यार गेमिंग में यू हैव टू बी राइट ओनली वंस. एक फ्लैपी बर्ड चाहिए आपको जो फिर आपको रोजाना $60,000 कमा के देगा. एंड दैट्स ट्रू. तो उसी साइज पे चल रहा है. आई डोंट नो इफ ही इज हिट दैट मार्क और नॉट, वी हैवंट स्पोकन. तो ये सीन तो है. क्लैरिटी मैं आपको दे दूँ, देर आर पीपल इन पाकिस्तान, बहुत सारे लोग हैं उनको शायद अपना नाम भी ना लिखना आता हो, बट द काइंड ऑफ मनी देयर मेकिंग इनसेन. तो अगर वो रह के ये कर रहे हैं, अच्छा कुछ सम ऑफ देम, बट सम नॉट सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ऑब्वियसली ज़ाहिर अपना पूरा घर खोल के दिखा दिया, कौन कितने बहन भाई हैं क्या है, तो ज़ाहिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप ये नहीं कर सकते. और दूसरे है कि प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं है. इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं, पीपल हु आर ओके, अम्मी सो के उठी हैं, दुपट्टा है नहीं है, अम्मी के मुंह पे कैमरा है. अच्छा लोग बच्चों के मामले में तो इतना प्रोटेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे पूरे बच्चे जो है ना सोशल मीडिया पे डाले हुए, बच्चों के अकाउंट होते हैं सोशल मीडिया पे. और बहुत से लोग बच्चे पैदा इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे कि चलो एक और कंटेंट की विंडो खुल जाएगी. आई डोंट नो मैन, टू ईच देयर ओन. जिसका जो चल रहा है गली वल्ली करे भाई, मुझे क्या. तो दे आर डूइंग दिस एट द कॉस्ट ऑफ देयर प्रिवेसी एंड एट द कॉस्ट ऑफ देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजी, वो बच्चे जिनके मुंह पे बचपन से कैमरा था, वो बड़े होकर उनका माइंड बॉगल नहीं होगा. अभी दे डोंट नो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वी आर द फर्स्ट जनरेशन विद दिस काइंड ऑफ इंटरनेट, यू नेवर नो. सो येस, अगर आप 80-90 हज़ार कमा रहे हो, तो इस तरह के यूट्यूबर है जो रोज़ का 80-90 हज़ार कमा रहे हैं, और वो शायद मैट्रिक पास भी ना हो. ऑफ कोर्स दिल क्यों नहीं जलेगा यार, क्यों नहीं जलेगा, बिल्कुल. और ये दुनिया भर में, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान. वो अक्सर मीम देखते ना कि यू जस्ट सॉ क्या अ टिकटॉकर डिड दिस एंड मेड द सैलरी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल टीचर बाय जस्ट डूइंग अ ट्रांजिशन या कोई डांस और समथिंग. एंड इट्स ट्रू, दुनिया अभी इसी पे पैसा लगा रही है और इसी पे पैसा दे रही है कंटेंट, और इस किस्म का कंटेंट. इतनी चीज़ें अब आ गई हैं. अब तो वो एनपीसी वाला आपने देखा ही होगा, वो जो वीडियो गेम कैरेक्टर बने होते हैं लोग. if I tell you about the weird content, there are sleep streams. Like, people are sleeping और वो लाइव, जैसे मैंने लाइव लगा और मैं यहाँ सो गया हूँ, लोग देखते हैं, एंड नॉट ओनली देखते हैं, पैसे भी देते हैं. देयर आर सो मेनी स्लीप स्ट्रीम्स गोइंग ऑन. ज़्यादातर वो खवातीन वाली होती है. दे वेयरिंग लाइक अ वेरी ढीला सा टॉप, एंड देन लाइक यू कैन सी द साइड बूब और लाइक अ डीप क्लीवेज, एंड ऑफ कोर्स व्हाई दे गेटिंग पेड. तो लेकिन है अजीब. एक मैंने देखा था कल, लाइव स्ट्रीम थी. सो इट वाज अ बोल ऑफ वाटर, और उसमें कुछ कुछ बॉल्स थी, प्लास्टिक की थी या क्या थी, और एक अजीब सा कैरेक्टर था. इट वाज लाइक अ पपेट, और उसके हाथ में एक चमचा था, और वो आवाज़ भी निकाल रहा था, और वो पीछे एक धीमा सा म्यूज़िक चल रहा था. लाइक ये जिस तरह मसाज सलोन्स में चल रहा होता है एशियन म्यूज़िक, क्या बोलता है उस म्यूज़िक को, मेडिटेशन म्यूज़िक, राइट. और वो उस चमचे से उन बॉल्स को इस तरह करके उठा रहा है और चमचे से गिरा रहा है, और उससे बड़ी कड़ाके वाली साउंड निकल रही है. इट्स वेरी प्लीजिंग टू हेयर. इट वॉज वेरी प्लीजिंग टू वॉच एक्चुअली, एज वियर्ड एज इट वॉज. मैं रुक गया था उस पर. तो उस पर लोग पैसे दे रहे हैं. और फिर वो होते हैं मेडिटेशन बॉल्स जो होते हैं, जिसमें लाइक वो आप म्यूज़िक बजाते हो, इट्स लाइक वेरी कामिंग म्यूज़िक, उसको लोग पैसे दे रहे होते हैं. लोग क्या करते हैं टिकटॉक लाइव पे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर्क एट अ रेस्टोरेंट, या आप बन कबाब का ठेला लगा, तो आपने टिकटॉक लाइव ऑन किया और आप तेज तेज बना रहे हो. सो पीपल आर एक्चुअली पेइंग यू बिकॉज यू आर वेरी स्किलफुल. डूड, इनसेन. अब ये दुनिया कंटेंट की है. देयर वाज अ टाइम some other musicians used to get paid so much. Film stars were used to get paid so much. खैर उनको तो अभी भी मिलता है, but musicians are now obviously complaining. And अब वो बात नहीं रही. अब Instagram influencers are making more money. OnlyFans की लड़कियाँ, women are selling fart in a jar and they're making $50,000 a week. यार अब दुनिया ही इंसेन हो गई, अब क्या कर सकते हैं. सो येस, यूट्यूबर्स आपको इसलिए नज़र आते हैं बिकॉज वो आपके सामने है.
आप फेसबुक खोलते हो, यू कम अक्रॉस माई वीडियो, गुरु की, इसकी उसकी उसकी, एंड क्लियरली यू कैन सी a stark difference between your lifestyle and their lifestyle. They're always on the move, traveling, kabhi Europe mein, kabhi kahan hai. They're always having fun. If you look at influencers on Instagram, getting the best meals, the best services, the best outfits, makeups, this, that, happy life. बेबी मून हो रहा है, अच्छा हनी मून है, प्री हनी मून है, बेबी मून है, फिर क्या है, ब्राइडल शावर, ये शावर ख़त्म ही नहीं होते हैं इवेंट्स तो बड़ी हैप्पी लाइफ होती है, तो नेचुरली इट विल मेक यू फील डिप्रेस्ड एंड आई डोंट ब्लेम यू. यूर 27, आपने इतनी पढ़ाई की है किया, एंड नाउ यूर लुकिंग एट 3 to 1 पिल्ले मेकिंग मोर मनी. 3 to 1 पिल्ले मेक्स मोर मनी देन यू डू. मैं आपको शर्म नहीं दिला रहा, मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ये जितने भी आपके सामने मैंने एग्जाम्पल शेयर की ना, ये सब वक्ती है, ये सब टाइमली है, राइट? ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. दे आर नॉट करियर्स, दे आर छक्के जो लग गए. ठीक है, मेरा भी छक्का लग गया. आई वॉज ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस थिंग वर्क्स. नाउ माई ओनली बैटल एंड माई बिगेस्ट बैटल इज टू स्टे रेलिवेंट. मैं रेलिवेंट तो हो गया, बट माई it's not difficult to be on the top. It's difficult to stay on the top. और ये हर कोई नहीं कर पाता. We have so many examples, rise and fall of so many actors, actresses, musicians, stars. ये इनकी बहुत छोटी सी शेल्फ लाइफ होती है, बहुत छोटी सी. अकाउंटेंट फॉर लाइफ होता है, बैंकर फॉर लाइफ होता है, टीचर फॉर लाइफ होता है. सो जो चीज़ आपको 20 साल में मिलनी है, वो किसी इन्फ्लुएंसर को 2 साल में मिल गई. अब चूंकि वो कलेक्टिवली 2 साल में एक साथ पकड़ा दी गई उसको, तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी. सो अगर आप इसको एक्सपैंड करें, एक्सपेंसिव करें ऑन अ चार्ट, ऑन अ स्केल, आप सेफ्टी पे हैं. यू आर सेफर एंड बिकॉज यू आर लास्टिंग लॉन्ग. ये जो है इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, देर वन फक अप अवे फ्रॉम बीइंग कैंसल्ड. They're one fuck up away from being deplatformed. What if कल को फेसबुक बंद कर दे मेरा पेज कि भाई आपने फलानी वीडियो में ये कहा था और ये कहा था या वो कहा था, मैं क्या कर लूँगा? कुछ भी नहीं कर सकता मैं. यूट्यूब अगर मुझे डीप्लेटफॉर्म कर दे, आई एम डन, आई एम गॉन. कोई वैल्यू नहीं मेरी. सब्सक्राइबर सारे गए खड्डे में. ऑल डिजिटल नंबर्स मैन, वन पुश ऑफ अ बटन एंड यू गॉन. आई गिव यू एन एग्जांपल. खैर आई नो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो खैर इस तरह नहीं होता. उस पर छोड़े, मिल के मैं नहीं बता रहा यार, छोड़े किसी की क्या बताना. एनीवे, बट I've seen people getting deplatformed like this, but not someone known, but like छोटे मोटे अकाउंट जो बदतमीजी कर रहे थे, गया. अब बताओ क्या करना है. करते हैं भाई, ऐसे पावर होते हैं लोगों के पास. तो खैर, तो what you have beta is very long lasting and it's something authentic. What these people have, अभी content जो है ना, इसकी चांदी लगी हुई है पिछले 6-7 साल से. ओके, YouTube तो 2006 से है. This thing only began properly like 2014-15 से, right? 10 साल भी नहीं हुए इसको. And we never know कि कितनी long lasting है. TikTok had taken over every app. So you're one good app away from being irrelevant as well. And I'll be very honest with you guys. 2 साल pre-COVID, जब TikTok का राइज हुआ पाकिस्तान में, YouTubers were losing a lot of money. उसकी वजह थी क्योंकि TikTok का एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसकी पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से होती है, और उसमें आपको किसी को सर्च नहीं करना पड़ता, आपने बस फॉर यू पे आना होता है, राइट? अब ब्रांड से देखना शुरू किया कि यार अगर हम एक यूट्यूबर को 5 लाख रुपए देते हैं या 10 लाख रुपए देते हैं कि भाई हमारी बेवरेज की वीडियो बना या हमारी फ़ोन कंपनी की वीडियो बना, वो वीडियो देखते हैं 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, मैक्सिमम 5 लाख, राइट? अगर हम टिकटॉकर को 10 लाख की जगह 20,000 रुपये देते हैं कि हमारी टिकटॉक बना, हमारी बोतल पी के दिखा या उसके साथ कोई स्टंट कर, उसको 30 लाख लोग देख रहे हैं, 3 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, राइट? अब पेप्सी जो है वो जड़ावाला में भी लोगों ने पीनी है, वो गिलगित में भी पीनी है, हर जगह पीनी है. पेप्सी तो हर जगह है. तो उनको क्या कि एक
टॉप टियर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है या कोई अगर टिकटॉकर दिखा रहा है, वो तो कुदरत की करनी ऐसी हुई कि पाकिस्तान में चूँकि टिकटॉक इतना बदनाम है बिकॉज ऑफ टिकटॉकरों की हरकतें, कि ब्रांड्स को लगा कि यार हमारे इमेज की अच्छी रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने डिसोसिएट होना शुरू हुए और वो फिर दे केम बैक टू द यूट्यूबर्स, जो कि रिलेटिवली उतना क्रेंज नहीं जितना वहाँ क्रेंज हो रहा था। सो या ये एक थी, अगर तो टिकटॉक जिस तरह बाहर मुल्कों में होता है अच्छा वाला या अच्छा वाला होता तो हम शायद फिर वहाँ जा रहे होते। गेट इट? तो ये शॉर्ट लिव्ड है और ये वक्ती है, बट चूँकि कम वक्त में बहुत सारा आ रहा है तो ये ऐसा लग रहा है, मगर लॉन्ग लास्टिंग गेम आप ही के पास है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि किसी की बातों में ना हो कि ये कोर्स कर लो रातों रात अमीर हो जाओ। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग रन। लंबा जाना है ज़िंदगी में, यू हैव टू रीच माइल्स एंड माइल्स। ये शॉर्ट लिव्ड चीज़ें जो है ना, फिर जिस तरह तेज़ी से आती है तेज़ी से जाती है। रातों रात मिलियनेयर होता है, रातों रात जिलियनेयर भी हो जाता है। लिलियनेयर, सॉरी, जिलियनेयर कह रहा हूँ, राइट? तो ये शॉर्टकट्स पे ना जाए, गो फॉर द लॉन्ग गेम, ऑलवेज चूज द लॉन्ग गेम। शॉर्ट लिव्ड चीज़ें मज़ा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कोई अपना कोर्स बेच रहा है, ये कर लो रातों रात अमीर हो जाओगे, या फलाना कर लो ढिमकाना कर लो, इन चक्करों में ना पड़े, अपना जहन इस्तेमाल करें। हाँ, अब ये कि थोड़ा नई चीज़ों की तरफ ध्यान दें, दुनिया में क्या चीज़ें रेलिवेंट हैं, कहाँ से पैसा बन सकता है। पैसा इज़ इम्पोर्टेंट भाई, इट गेट्स यू बाय। अब इस तनख्वाह पे अब ये 10 लाख है, खुदा ना खास्ता कल को कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है, 25-30 लाख तो भाई ऐसे ही चला जाता है, मसला ही कोई नहीं है। एडमिशन में, टेस्ट में, सर्जरी में, ये वो 50-60 लाख तो कोई बात ही नहीं है। तो इंसान को इतना प्रिपेयर होना चाहिए पाकिस्तान में, कम से कम इतने पैसे कमाने चाहिए कि आप ना इस तरह की मुसीबतों से बालातर रहें, कि कल को भाई घर छोड़ना पड़ जाए तो आप रातों रात शिफ्ट हो सकते हैं कहीं, कोई पुलिस कचहरी का मसला हो जाए तो आप जो हैं ये कि यू कैन गेट अ गुड लॉयर, गेट गुड लीगल हेल्प, या फिर ये कि पैसा चला सकते हैं। आई एम नॉट इंडोर्सिंग, बट जो यहाँ की करेंसी है वो है। आप छोटे मोटे मसलों में ना फंसे, आप वो कीड़े ना बन जाए। कीड़े पने से बाहर आना है पाकिस्तान में बेसिकली, तो वरना ये कि आप रोन दिए जाएंगे। ये सिस्टम ही ऐसा है, आपकी जेब में पैसा और पिछवाड़े के नीचे अच्छी गाड़ी होगी, सब सलाम करेंगे आपको। खैर वो बात अलग रही। मैं आपको ये कहूँगा कि दूसरों की उससे ना हो, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, किसी की शॉर्ट लिव्ड है, किसी की लॉन्ग लिव्ड है, वगैरह वगैरह। दूसरा जो आपने कहा कि आई एम कंसिडरिंग वेंचरिंग इनटू द यूट्यूब वर्ल्ड, अब देखें इसमें होता ये है कि हमारे यहाँ ये कल्चर है कि अगर किसी की एक चीज़ चल रही है तो वे सारे वहाँ घुस जाते हैं, चाहे उनके पास एक्सपर्टीज़ हो या ना हो। किसी की मदीना मिल्क शॉप चल गई तो फिर कोई न्यू मदीना, फिर कोई अल्हम्दुलिल्लाह मदीना, यही चल रहा होता है। मदीना बिरयानी, मदनी बिरयानी, न्यू मदनी बिरयानी, स्टार मदनी बिरयानी, बस यही चल रहा होता है। मक्खी पे मक्खी ना मारें, अपनी चीज़ खुद तलाश करें। ये ना देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है तो मैं उसमें घुसूँ, ये देखें कि मैं कौन सी चीज़ अच्छी कर सकता हूँ जो चल पड़े। मैंने जब 2012 में वीडियो बनाई थी, या तो कोई वीडियो भी नहीं बनाता था, गिनती के 3-4 चैनल थे भाई, बट मैं लग गया, मैंने चलो करके देखते हैं। तो किसी ऐसी चीज़ में जाए जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, उसको रेलिवेंट बनाए। पैसा तो फिर तब है बिकॉज फर्स्ट मूवर एडवांटेज भाई, आप पहले हो गए, आपकी ज़्यादा इज्जत भी होगी, समझ रहे हैं? तो अब ये तो घिसी पिटी चीज़ है, अनलेस यू हैव सम स्किल। अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हो, अच्छे एडिटर हो, अच्छी नरेशन कर सकते हो, या फिर अच्छा कंटेंट बना सकते हो, देन व्हाई नॉट, फिर ज़रूर करें। मैं तो बिल्कुल सबको करता हूँ। समटाइम्स पीपल डोंट नो उनके पास कौन सा टैलेंट है, मुझे तो नहीं पता था मेरे पास ये टैलेंट है, मैं तो बहुत शर्मीला सा था, अभी भी हूँ। तो बिल्कुल करें, लेकिन ये कि इसलिए ना करें कि बिकॉज सबका चल रहा है तो मेरा भी चलेगा। मेरे अपने, बाकी के कोई चैनल नहीं चल रहे, मेरे अपने, जो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से पुश भी करता हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, मुझे तो वो भी मसला नहीं है। लोगों के पास मार्केटिंग का टूल नहीं होता, मेरे पास तो सबसे बड़ा टूल मैं खुद हूँ। उसके बावजूद माई चैनल्स आर नॉट देयर येट। वजह क्योंकि या तो उसमें मैं नहीं हूँ, या फिर ये कि वो रेजोनेट नहीं हो पा रहा, लोग क्लिक नहीं कर पा रहे, कंटेंट में कोई कमी पेशी है। तो भाई मुझ जैसे कि भी नहीं चल रहे, तो ये ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। ये देखने में बड़ा आसान लगता है, कैमरा उठाया, बात की और पैसे आ गए, ऐसे नहीं होता, बहुत लंबी गेम होती है। अगर इतनी आसानी से आ रहे होते तो 24 करोड़ चैनल होते। सो या
ये देख लें आप जरा। बाकी है कि दूसरे से कॉम्प्लेक्स ना हो, आपकी अपनी जर्नी है, अपनी जर्नी पे फोकस करें, टेंशन ना ले। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज अपार्टमेंट शेयरिंग अ मिजरी सो फार। हाय Junaid, I hope you're doing well. Your podcasts are always fun to listen to when I'm driving from state to state in the US for vacation and work, or when I'm out for a walk. My name is ABC and I'm a software engineer working in Indiana, USA for the past 1 year at a company called, I'm not going to say. Life has been generous and things are going well, alhamdulillah. A short background before I get to the issue. Recently, my roommate moved out of the apartment and I had a room that was empty and ready to be rented by someone else. I put up an advertisement on my company's WhatsApp group and Facebook page, and one of the prospective interns reached out to me saying she wanted to rent it. She was a Pakistani too. And while talking to her on the phone and text, I sort of made a typical judgment that since she is Pakistani, there would be less cultural differences and it would be easier for us to get adjusted in the house. After our initial talks, she reached out to me again and said one other intern would stay in the room with her and pay rent together so that they could financially support themselves when they are interning here. I was okay with the idea and allowed them to move in for the next 2.5 months. The week they were moving in, I had to travel out of state for a family emergency for a week, but I had left a set of spare keys with the neighbor to allow them to get settled in the house. The problems began even before I had come back from my trip. While I was away in the first week of their move in, these two went to a house party on the weekend, drank too much, and then the girl got into an uncomfortable position with her roommate and went into my room and slept on my bed. She informed me the next day about it over text, saying her boyfriend was uncomfortable with the idea of them staying in the same room since they both were drunk. Sure, for me, it was a bit uncomfortable to learn that someone used my bed to sleep, but then again, I understood the position she was in and I let it slide. After I came back in the initial days of me staying with them, I noticed their behavioral patterns and noticed a lot of things that were going to cause issues between me and them. The guy that moved in was still decent enough, like keeping the house clean, cooking and washing utensils right away, keeping the house secure, etc. However, the girl turned out to be completely opposite to what one would expect typically from a person coming from a Pakistani background. She drinks, smokes, and invites guys to the apartment during the day. The door is shut, loud music playing that the whole house can hear. You know where this leads to. When she's supposed to be interning for her workplace, which is right away a conflict of the reason she gave me to sleep on my bed when I was out of state. I work from home, so I get to hear everything happening in the house, and that sort of makes it an uncomfortable situation for me. She was not washing her dishes, left the house unlocked when she went out, and both her suitcases were lying in the living room completely open and everything visible for any person in the living room. I mean, her clothes, undergarments, and everything. I'm in complete support of women having a lifestyle they choose to be in, but I believe certain boundaries need to be met when you're at least sharing a house with two other people, right? She would stay awake late nights till 4 5 a.m. and talk to her boyfriend, cook her dinner after midnight, and make all sorts of noises which did not allow me to sleep at all for 2 straight nights. I was awake and only running on coffee. I'm an early riser since I have early morning meetings with my team in India, and my strength is out by 10 p.m. at night. I need 7 hours of sleep to be ready for my next day. I believe each other's you have to respect each other's routine, basic house sharing decency. Hence, I decided to speak to her and set up boundaries in the house to make sure we are all we all were on the same page. I discussed all the issues like making noise after midnight, smoking inside the house, calling guys in the apartment, and told her I was uncomfortable in such an environment, especially since I work from home, that I can hear things from the room she stays in when guys are there. I also brought up the issue about the house being left unlocked, to which she responded that she's short on money. Here's the thing, when she can go buy a whole lot of groceries for herself, liquor and cigarettes, then a $5 to $7 key duplication is possible, right? I'm sure she was trying to brush away the situation, but I made it clear enough that the house is my source of peace and I cannot live like this for the next 2 months. At the end of our conversation, I also gave her the freedom of looking for another apartment if she felt my expectations were too harsh for her, and that I would not come after them for wasting my efforts in finding roommates. She did acknowledge everything, but after our conversation, she called her friends one by one and started ranting as to I as to how I have a problem with everything that she does, and
She deliberately spoke so loud and clear that I could hear it to make me feel guilty about what I did with her. Do you think that having house sharing expectations and boundaries is wrong, or I made a harsh call by talking to her and pointing out things that were wrong on her end? I just wanted the house situation to be such that we all respect one another's routine and live in a bearable situation with one another. I'm sorry my email got a bit longer, but I needed a place to vent, and discussing this with my parents stresses them out, so I did not want to burden them with what I'm going through. Hope to hear your thoughts on this. I'm so sorry to hear. यार देखो, मैंने हमेशा यही कहा है कि once you leave Pakistan, stay the fuck away from Pakistanis. No matter वो कितने कौन से आईवी स्कूल से पढ़े हों या उनका क्या बैकग्राउंड रहा हो. I mean, they are, if not always, then mostly bad news. देखें, हमें जो है बाउंड्रीज किसी सूरत में सिखाई ही नहीं जाती हमारे यहाँ. चाहे वो आप नेशनल बैंक की लाइन में खड़े हों, चाहे वो आप एयरपोर्ट पे खड़े हों, आपकी बुंड में कोई ट्रॉली का पहिया घुसाता रहेगा थ्रू आउट. वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज. ये हमें सिखाया ही नहीं गया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है. अब लाइक आई ऑलवेज से कि भाई कुछ लोगों को आ जाती है तमीज़, वो अल्लाह की देन होती है, अल्लाह दिलों के पर्दे जिसके चाहे खोले, मगर मोस्टली इट्स बैड न्यूज़. इफ़ आई शेयर माई ओन एग्जाम्पल्स ऑफ शेयरिंग और अपार्टमेंट, इट वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड न्यूज़, एंड मेरी मजबूरी ये थी क्योंकि वो पाकिस्तानी के साथ मैं शेयर कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट अपार्टमेंट दैट आई गॉट इनटू आफ्टर आई गॉट माई जॉब, खैर वो तो अपार्टमेंट नहीं था, वो विला का एक रूम था. अब वहाँ पे, अब चूंकि मैं नया नया गया था, पैसे नहीं थे, तो जो मिला मैंने पकड़ लिया. अब वहाँ पे 2 टैक्सी ड्राइवर्स थे जो कहते थे हमसे बात किया करो, और फिर मैं बात करता था तो उनके पास यही होता था कि आज एक रशियन लड़की ने हमारा रान पे हाथ रखा और पैसा नहीं दिया. आई एम लाइक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज कॉन्वर्जेशंस. तो वो बड़ा अनबेरेबल हो गया था. एंड देन लाइक नो रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं रोज़ आउटिंग कर रहा हूँ. अच्छा, एक ये भी होता है कि पाकिस्तानी चूँकि वो बाहर जाके बॉक्स हो जाते हैं, तो मैं तो हमेशा से आउट गोइंग रहा हूँ, तो पहले दिन से मेरे वहाँ दोस्त थे, थैंकफुली वो यूट्यूब की वजह से बन गए थे, तो मैं तो रोज़ बाहर जाता था काम के बाद. तो वो ये कहते थे कि तुम ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे क्योंकि तुम आउटिंग बहुत करते हो और तुम बचत नहीं करोगे और ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे. लुक वेयर वी आर. खैर, तो वो तो खैर माइंड सेट ही अलग था, वो बेचारे अलग वॉक ऑफ लाइफ के थे, उनका बैकग्राउंड ही अलग था. फिर पढ़े लिखों के साथ भी रहा मैं, कोवर्कर्स थे, नो सेंस ऑफ डिसेंसी कि कोई ज़ोर से बात कर रहा है. एक तो फ़ोन सेक्स कर रहा था. आई मीन लाइक मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, मुझे खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही है, चुम्मियों की आवाज़ें नहीं. देखा नीचे जो है बड़े भाई जो है वो एक लगे पड़े हैं ये आवाज़ें आ रही थी मुझे. आई एम लाइक चलो ओके, वो मजबूरी है यार, अब रहते हैं, अब मुसीबत और कहीं भी खड़ी हो सकती है, तो हो गए अब ठीक है, मजबूरी रह रहा है. मैंने भी कान बंद किए, गाने तेज़ किए, वटेवर, वो एक अलग चीज़ है. बट लाइक किराया टाइम पे ना देना. अच्छा, मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा था वो एक पाकिस्तान सियालकोटी भाई ने एक अल्जीरियन से लीज़ किया हुआ था, यानी वो पूरा उसको रेंट अपार्टमेंट कर देना था. उसने यहाँ 20 लड़के रख लिए, अब वो उनसे किराया लेता था और उसका कोई काम नहीं था, वो सिर्फ शराब पीता था. और मुझे आज भी याद है उसकी आवाज़ कैसी थी, भारी सी आवाज़ थी, उसका हेयर कट कैसा था, और आई रिमेंबर वियर्ड थिंग्स ऑनेस्टली. तो वो क्या करता था, सारे पैसे शराब में उड़ा देता था. और दुबई में लोड शेडिंग, क्यों जी, उसने बिजली का बिल नहीं भरा, दीवा कहते हैं उसको, दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर, पता नहीं क्या वटेवर. तो दीवा का बिल नहीं भरा उसने. अब हम 2 दिन बगैर लाइट के रहे, हमसे फिर 200 दिरहम लिए उसने जाके बिल भरा क्योंकि वो शराब में उड़ा लिया था. फर्स्ट रेड फ्लैग कि भाई यार ये लोग, इनकी यही हरकत है बाहर जाके. अच्छा, रूममेट्स की बात करें तो फिर हमने 2-3 और अपार्टमेंट चेंज किए उन्हीं रूममेट्स के साथ. फिर वही बड़े भाई कभी मेरे पहने हुए मोजे पहन के चले गए, कपड़े गायब हैं. एक बार तो मेरे जूते जो गायब हुए आज तक नहीं मिले. और खाने पीने में बदतमीज़ी, शेयरिंग नहीं करना तमीज़ से, पैसे मार लेना, या फिर ये कि बर्तन नहीं धो रहे, बारियाँ को ऑनर नहीं करना. खैर, ऑलवेज बैड न्यूज़, ये तो हमेशा है. दूसरी चीज़ जो हमेशा से रेड फ्लैग है, अगेन जैसे कि आप रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की लाइफस्टाइल और उनकी चॉइसेस, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ. आपने शराब पीनी है, नशे करने हैं, जो करना है करें, बट अपने एक्सपेंस पे करें और उसको मेरा मसला ना बने. अगर आपने शराब पिए आप पूरी 5th ऑफ वॉडका पूरी उड़ा लें, मगर
फिर मेरे बिस्तर पे उल्टियाँ ना करे और शोर शराबा होल गपाड़ा ना करे, मुझे तंग ना करे. ओके, तो मोस्टली Pakistanis and nashe don't go hand in hand. There are people who drink responsibly, yeah, they do their नशे responsibly. But एक बहुत बड़ी majority lacks maturity, और वो पागल हो जाते, आउट हो जाते हैं. असल में उनको ये दिखाना भी होता है कि हमने कुछ नशा किया हुआ है. हमारे एक दोस्त होते थे, वो आधा ढक्कन पी के पूरे गांव को फ़ोन करते थे, यार आज बहुत पी लिया मैंने. वो बताना एक स्टेटस सिंबल है ना, क्योंकि यहाँ वो क्रिमिनलाइज है. एक क्रिमिनलाइज एक्टिविटी जब आप करोगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा. इसमें मैं हमेशा एक मिसाल शेयर करता हूँ. जब वॉल्टर वाइट और स्काइलर व्हेन दे हैव सेक्स इन द कार पहले सीजन में, तो शी रियली एंजॉयज इट. तो वो कहता है व्हाई व्हाट डू यू लाइक सो मच. शी सेज बिकॉज इट वाज क्रिमिनल ऑफेंस, बिकॉज इट वाज अ क्रिमिनल समथिंग समथिंग, कि हमने एक क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो उसका थ्रिल ही अलग था. वी वर बाईपासिंग द लॉ. तो हमारे यहाँ चूँकि नशे वशे सारे इलीगल हैं, तो करने के बाद थोड़ा आउट भी ज़्यादा होते हैं. कल्चर नहीं है एक, और थड़ों पे बैठ के पीने वाले अजीब क्राउड होता है. अगेन आई एम नॉट जजिंग एवरीवन. Like I said, I have lots of friends who consume alcohol, who consume all sorts of other recreational activities, मगर वो उस चीज़ को दूसरों का मसला नहीं बनाते. जैसा कि मैं अपने बहुत से दोस्त के घर गया, वहाँ पे सारे कंज्यूम कर रहे थे, मैं नहीं करता, तो मैं आराम से बैठा रहा. तो एक साहब ने मुझे मेरे मुंह पे ही ना बोला कि यार तुम मुझे जहर लगते हो, लाइक वॉट एवर यू डू मुझे जहर लगता है. मतलब ओके ठीक है, इट्स आई एम नॉट योर कप ऑफ टी. फिर इन्होंने बारहा ये बात बोली. मैं भाई माइकल जैक्सन वॉज लाइक द बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड, बट दुनिया में लाखों लोग हैं जिसको वो पसंद नहीं था, तो इट्स ओके. तो नहीं वो खैर वो नशे में आउट हुए हुए थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था करना क्या, इस शराब को संभालना कैसे. तो देन अगले दिन आई वॉइस्ड इट टू माई फ्रेंड एंड ही वॉज काइंड इनफ एंड ही वॉज रिग्रेटिंग इट सो मच कि यू हैव टू फेस दिस इन माई हाउस. अगेन वही वाली बात है, लोग जितना पढ़ लिख लें कर लें, नशे नहीं हैंडल करने आते हैं, इनको आउट हो जाते हैं कि वो हमें तो बहुत आउट होना है. एंड दे गिव देयर नशे एन एक्सक्यूज़. मैं तो उसको भी कहता हूँ, ये जो जितनी आजकल कवालियाँ जो मशहूर हैं, ये जो इतना कल्चर एक चल रहा है, ये नशे जस्टिफाई करने के लिए जो है एक एक्टिविटी का समा लगाया होता है कि ओ यार बड़ी कबाई हाई हुआ था और ये लोग कवाली ने क्या फ्लेवर दिया. आई डोंट नो. पोजर्स हैं, सारे पोजर्स हैं, दिखाने के लिए नशे करते हैं. खैर, तो इट्स ऑलवेज बैड न्यूज़ इफ़ यू फाइंड अ पाकिस्तानी who likes to indulge in these things, तो लाइक दूर से ही रहे. खैर, दिस इज़ माई ओपिनियन. यू कैन हैव योर्स, दैट्स परफेक्टली फाइन. लाइक आई सेड, हर तरह के लोग होते हैं, बट हमें मोस्टली जो है ना चवल ही मिलते हैं इस तरह के. अब ये जो आपकी सिचुएशन है भाई, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे. आप यू ओनली ट्राई टू हेल्प अ फेलो कंट्रीमैन. अब वो बॉयफ्रेंड लाके घुसा दिया आपकी बिस्तर में, ये इन्वेजन है, ये सरासर इन्वेजन है. और रूममेट ऐसा होना चाहिए कि आवाज़ भी ना आए, कि पता भी ना चले कि इस घर में कोई और भी रहता है. अपनी स्पेस को, अपने बाउंड्री को बरकरार रखना होता है. अगर फलाना किचन में तो आप थोड़ा रुक जाएं, वो फारिग हो जाए तो फिर आप यूटेंसिल यूज़ करें. अगर यूज़ किए तो धो के वापस रख दें, अगले के यूज़ के लिए बेहतर हो हमेशा. वॉशरूम अगर एक ही, अगर स्टूडियो में रह रहे हैं एक ही वॉशरूम है, तो भाई पूरा पोंछ के निकलें. ये नहीं कि सीट भी गीली है, फ्लोर भी गीला है, अब अगला नोआस फ्लड में से जा रहा है वॉशरूम. ऐसा नहीं होना चाहिए. बट ये चीज़ें आती हैं तरबियत से. तालीम तो हम ले लेते हैं. अब ये अगर अमेरिका पहुंची हुई हैं और आपकी कंपनी में काम कर रही हैं, तो तालीम तो होगी इनके पास, तरबियत नहीं हुई. तरबियत हम करते नहीं है. तरबियत किसने करनी, मासी ने करनी है, जिसको वो गाँव से लेकर आए हैं. अंडर एज बच्ची को ये ले आता है गाँव से, जिसको खुद नहीं पता होता कि उसने करना क्या, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये हमारी बच्ची की तरबियत करेगी. ओके, पेरेंट्स आर बिजी, आई डोंट नो, पूरा फैब्रिक ही फाक हुआ है. तो आपके जितने भी डिसअप्रूवल से ये गलत नहीं थे. अगर घर की पॉलिसी है कि भाई यहाँ पे सिगरेट नहीं है तो नहीं है, बाहर जाके पिए. अगर पॉलिसी है, अब जैसे मैंने अभी रेंट किया हुआ था अपार्टमेंट शाहबाद में, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई booking.com पे कि द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी हैज़ सम रूल्स, डू यू एग्री टू देम.
उसमें था भाई नो ड्रिंकिंग, नो पार्टीज, नो दिस नो दैट। मैंने चेक किया, मैंने हाँ ठीक है भाई। एंड नॉट जस्ट हियर, इटली में भी यही था कि भाई नो पार्टीज। ड्रिंकिंग का तो खैर उसमें नहीं था, बट नो प्राइवेट पार्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो थी जाहिर है वो शेयर हो रही थी, और भी लोग थे उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। तो किसी एक के होल का पाड़े की वजह से 15 बेड जो है अपार्टमेंट्स, वो क्यों डिस्टर्ब हो? जाहिर है कोई भी नहीं चाहता। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और हमेशा से होते हैं। और आई थिंक आपने पहले भी बताए होंगे, एंड इफ शी वाज ब्रीचिंग दोस, इट्स ऑलवेज अ रेड फ्लैग। एंड आपने कोई गलत नहीं किया। अब ये जो विक्टिम माइंडसेट है, पीपल टेंड टू यूज देयर सेक्स एज अ वेपन, के ओ देखो मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ ये कर रहा है और ये कर रहा है, या तमाशा लगवाना कि ताकि आपको प्रेशर में लिया जा सके। क्लियरली शी वाज हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ। मतलब जो कुंडी लगाने के भी वो नहीं है, नहीं लगा रही। तो क्लियरली शी इज अ लायबिलिटी मैन। कल को देखो, इसको मैं सना कहता हूँ, एंड आई हैव माई सिंपथीज फॉर हर, एंड आई होप शी मेंड्स हर वेज इन लाइफ, बिकॉज इस तरह के लोग फिर ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाते। तो आई रियली होप शी मेंड्स हर वेज। मगर देखो, इनमें फिर ना ये रिस्क भी होता है कि यू डोंट नो हु शी इज़ ब्रिंगिंग इनटू द हाउस। कुछ लोग होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो लड़कियां घेरते हैं क्लब्स में, पार्टीज़ में, एंड दे ट्राई टू गेट टू देयर हाउस एंड देन सी कि वहाँ पे क्या क्या है। लैपटॉप चुरा लिए क्योंकि वो तो नशे में, राइट, एंड उसको सुला के मैकबुक उठा ली, ये उठा लिया, कैश निकाल लिया, कार्ड निकाल लिया, वगैरह वगैरह। सो अब आपको जब नहीं पता कि clearly she is an irresponsible she's irresponsible when she's drunk, you don't know who she's bringing over। कल को कोई आके आपको मर्डर ही कर दे या कुछ भी कर दे आपको, so that's a huge liability। चलो वो ना भी करे, कोई आके इनको नुकसान पहुंचा दे, खुदा ना खास्ता रेप कर दे, या कंसेंट के बगैर जो है मामलात हो जाए, या कोई किसी किस्म का क्राइम हो जाए, चाहे वो सेक्सुअल क्राइम हो या चाहे वो ब्रेकिंग एंड एंटरिंग हो, कुछ भी हो, तो भाई फिर आप भी उस पर फंसेंगे, आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। फिर देन इट्स अ प्रॉब्लम एंड आई हैव टू डील विद। तो कोशिश करें। ये तो आपने सही किया कि आपने वॉइस किया, अब वो आके जितना शोर मचाए, तमाशा लगाए, खल्ली वल्ली, आपने अपने ग्राउंड से हटना नहीं है, घबराना नहीं है, फर्म रहना है। और बिकॉज आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, यूर एब्सोल्युटली राइट। ये तमीज़ नहीं है भाई कि खुला दरवाज़ा खोल के चली गई और बिस्तर पे आके सो रही हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? शी विल बी यूजिंग योर बाथरूम, या फिर आपके सामने कुछ भी हो रहा। आई मीन व्हाट्स नेक्स्ट? बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है भाई। और इंसान का जो घर होता है, वो उसका भाई, वो उसका पीस होता है, उसका डेन होता है, उसका केव होता है। तो अगर आपको घर में आके भी वो सुकून नहीं मिल रहा, जिस तरह मुझे नहीं मिलता कराची में, विच इज़ व्हाई आई एम फकिंग हेटिंग लिविंग इन दिस सिटी, कि मैं जब यहाँ से जाता हूँ, और चूँकि अमूमन मुझे 11 बज जाते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, तो वो सारा हेवी ट्रक, आपको जिस तरह मैं इंस्टाग्राम पे दिखाया स्टोरी पे, दोनों साइड वो घेर लेते हैं, और फिर उस पर एक पोर्ट भी है, पोर्ट की एंट्री भी है, और शादी हॉल भी है। उसमें मेरी बेचारी एक गाड़ी होती है, और मैं अपने घर नहीं जा पा रहा होता, और ये रोज़ का है। 20 मिनट 25 मिनट मेरा उस रोड पे ज़ाया होना, ट्रकों के बीच में। कुछ भी हो सकता है यार, अंधेरा होता है वहाँ पे, कोई लूट के चला जाए, उनको पता है गाड़ी तो कहीं मूव हो नहीं सकती। तो अब मैं पूरा दिन आऊँ, स्ट्रेसेस हैं, ज़ाहिर है, काम के प्रेशर्स हैं, इतने लोग टीम है, उनकी सैलरीज निकालनी है, बिजनेस डेवलप करना है, इतने सारे चार्ज देखना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद आई नीड पीस एंड अ हाफ मैन। आई नीड टू गो, और मैं बस हवा में उड़ता रहूँ, मैं बस जाऊँ और अपनी दुनिया में मगन बन जाऊँ। मगर अगर मैं घर जाते हुए आधा आधा घंटे फंस रहा हूँ, और फिर घर के अंदर जब मैं बैठा हूँ तो शादी हॉल से गानों की आवाज़ आ रही है, और ट्रक रात के 3:30 बजे प्रेशर हॉर्न बजा रहा है, हु लाइक्स दैट? नोबडी डज। तो भाई पीस के ऊपर जो है ना, कोई सौदा नहीं करना आपने। और ये मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, जितने सुन रहे हैं, चाहे आप जिस सेटिंग में रहते हो, गुलिस्तान जौहर में रहते हो, कंबाइंड फैमिली में रहते हो, कुछ भी, पीस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आपके पास वो भी नहीं है ना, तो फिर बचाइए। पीस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये मैंने बड़ी देर से रियलाइज़ किया, लेकिन रियलाइज़ किया क्योंकि ज़िंदगी भर जो है ना, अपने को पीछे रख के दूसरों के लिए आगे किया कि नहीं चलो यार, मे भी उसकी कोई मजबूरी होगी, लाइक इन योर केस, चलो यार चलो संभाल लेता हूँ, इंटर्न है, इतनी तनख्वाह नहीं होगी, चलो मैं ही कर लेता हूँ। अपने आप को मार मार के दूसरों को स्पेस देना। अगले तो भाई हाथ क्या पकड़ो, बाजू खींचने को तैयार होते हैं। ये नहीं करना भाई। मरहूम शाहिद अंकल हमेशा फरमाते थे कि ज़िंदगी में कामयाब होना तो कड़वे हो जाओ।
मुंह पे ब्लंट हो जाओ और मुंह पे बोल दो जो है, यू विल बी हेटेड फॉर दैट टाइम बीइंग, बट यू विल बी ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड लेटर ऑन। क्या यार जो भी था सच तो बोलता था, मुंह पे बोलता था, ये नहीं कि मुंह पे हाँ हूँ करके और पीछे कह रहा है यार कहाँ फंस गया। मुंह पे बोलो, विच आई नीड टू लर्न एज वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुंह पे बोल दो यार नहीं है ऑफ सीन है, और जो है अपने पीस पे कॉम्प्रोमाइज ना करो, लिव योर लाइफ योर ओन वे। तो सही किया आपने, और पेरेंट्स को ना ही बताया यार, वो और परेशान होंगे कि बेचारा हमारा बच्चा कहाँ फंस गया है, कौन सी चुड़ैल आके रह रही है और वो इस तरह की हरकतें कर रही है। सो भाई देखें, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप इफ़ यू लाइक टू इंडल्ज योर सेल्फ, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट इसको दूसरे का मसला ना बनाए। शराब पीनी है, 5 बोतलें पिए मेरी तरफ से, ठीक है, फिर गाड़ी चला के किसी गरीब को ना मारे, किसी के फुटपाथ पे ना चढ़ा दें, सलमान भाई को भी कह रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी की ज़िंदगी ना छीन लें, या किसी को परेशानी ना दें, या किसी के घर में गुलगा पाड़ा ना करें। जो करना है अपनी 4 दीवारी में खुल के करें मेरी भला से, इसको दूसरे की प्रॉब्लम ना हो, इतना ही मैं कहता हूँ। तो आई होप आप इस प्रॉब्लम से निकलें, एंड प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जितने लोग सुन रहे हैं बाहर, पाकिस्तानी बाहर सुन रहे हैं, पाकिस्तानी से दूर रहें, ये मेरा आपको भाई वाला मशवरा है, मैं 5 साल से तो कह ही रहा हूँ। आई as much as I can face as much hate as you want to give me for having these thoughts, but ये मैं तजुर्बे से कहता हूँ, बाकी आप तजुर्बा करके देख लें और मुझे बता दें। Thank you. Alright, the next email says, lost opportunity holding me back. Please don't mention the things in the bracket. Da, da, da. Hello, Mr. Akram. My name is ABC, and I'm writing this email regarding an opportunity I missed, and I believe it is holding me back to progress in life. I belong to an upper middle class family from Karachi. After my graduation in 2019, I started working in an advertising agency. I was assigned some of the biggest brands in the world, A, B, C, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े brands हैं, and was responsible for their digital marketing. I was happy with my career progression as I received 2 promotions in 2 years. In 2022, right after I got married, I received a job offer from a digital giant, बहुत बड़ी company, नाम नहीं लूँगा. The job was based in Dubai, and they offered to pay me 13,500 dirham, यानी 13,500 dirham monthly plus benefits at that time. I made the biggest mistake of my life and rejected the offer because I did not want to lose the comfort and luxuries I was getting in my home. I continued with my job in the advertising agency, thinking that I will make a good career out of it, but soon got to realize that going at that pace was not enough, and decided to come to the UK for a master's degree. Right now, I'm doing my master's in the UK. I'm earning around £1,000 per month, which is enough for a student, but you can't have a luxurious life in this. The decision to decline the job offer from Dubai still haunts me to this day, because now that I'm getting out of my comfort zone and doing odd jobs to get through my degree, the thought of what life I could have had if I had gone through with the job. This has become so much worse since I came to the UK, because I'm alone here and I don't have the luxuries that I had in Karachi. I have lost the motivation to go for anything big, as I believe that I had my chance to go big and I blew it. I will not get such an opportunity ever again, and will live an ordinary life. I have not discussed this matter with anyone except for my wife. She has been super supportive and comforting, but even that has not helped me get these thoughts out of my head. I'm really looking forward to hearing your thoughts on the matter, as you are a person who has made it big on his own and went through a lot of setbacks to be where you are today. Thank you, a fan in distress. अच्छा, तो भाई एक साहब हैं, अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, कराची से बड़े बड़े ब्रांड से साथ काम करते रहे, फिर इनको दुबई से एक बड़ी सोशल मीडिया जायंट की तरफ से जॉब ऑफर हुई 13,500 दिरहम की। ओके, पहले तो भाई ज़रा ये चेक करते हैं 13,500 दिरहम आज की तारीख में कितने होते हैं। AED to PKR ये होता है 10 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए। ओके, ठीक है, तो फिर इनको वो ऑफ़र हुई, इन्होंने वो छोड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे ज़रा लग्जरीज़ की आदत थी। यार पाकिस्तान में क्या ही लग्जरी होती है, कपड़े इस्त्री हो रहे होते हैं, या फिर बर्तन धुल रहे होते हैं, कपड़े धुल रहे होते हैं, खाना मिल रहा होता है, और क्या ही लग्जरीज़ होती हैं पाकिस्तान में। घर बड़ा होता है, आई मीन बिग फकिंग डील मैन। बाहर तो आके वही डिफेंस की टूटी हुई सड़कें ना यार, मुझे समझ नहीं आता जो लोग कहते हैं ना लग्जरीज इन पाकिस्तान, क्या ही लग्जरीज हैं यहाँ पे, आई डोंट गेट इट। अच्छा, तो वो फिर इन्होंने छोड़ा, फिर इनको रिग्रेट हुआ और फिर यूके चले गए मास्टर्स के लिए, और अब वहाँ पे भी जो है ज़रा उदास चल रहे हैं। देखें मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल
एज अ मुस्लिम जो होता है इंसान बेहतर के लिए होता है, ठीक है। वो वक्ती 11 लाख तो आपको मिलते, मगर वो कितने सस्टेनेबल होते हैं और वो आगे कहाँ तक जाते हैं ये तो किसी को नहीं पता। दूसरा, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि भाई दुबई जो है इट्स एन ईजियर escape फ्रॉम पाकिस्तान, बट नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग वन, ठीक है। वो वक्ती तौर पे आपको रियलिटी शिफ्ट तो कर देता है 1.5 घंटे की फ़्लाइट में, कि आप जो हैं शारा फैसल से निकल के एकदम टाइम वॉर्प, और फिर आप इसमें नहीं, टाइम वॉर्प क्या कह रहा हूँ मैं, क्या होता है जिसमें एक बार आते हो दूसरी जगह से, पोर्टल से आप निकल के सीधा शेख ज़ायद पे आ जाते हो, ठीक है। होता बड़ा मज़े का है। अच्छा, ये जो आपको 13,500 दिरहम मिल रहे थे ना, दे वर नॉट इनफ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कंसिडरिंग यू हैव अ वाइफ। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जिस कंपनी का आपने नाम लिया है ना, इनका ऑफिस कहाँ है आपको भी पता है। अब ऑब्वियसली आपने शारजा में तो रहना नहीं था, वरना आप कम्यूट में ही ख़त्म हो जाते। रहना आपने दुबई में ही था। अब दुबई में अब आपने बेगम को रख के शेयरिंग में तो नहीं रहना था, आपने अकेले रहना था। तो आपको एक बेसिक सा अपार्टमेंट 4-4.5 हज़ार दिरहम का महीने का पड़ता, ठीक है। अब पीछे बच गए 9,000। अब 9,000 में आपने सौदा सलफ भी करना है, खाना पीना ये वो लग्जरीज 1,000-1,500 अब इसके निकाल लो, पीछे बचे 7.5। 7.5 हो गए। अब इसमें कम्यूट भी है, आपका बिल्स भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, कर आके पीछे आपके पास बचते वही 2,500-3,000। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। और अगर आप गाड़ी चलाते तो इतने तो फ़ाइन ही पड़ जाते आपको। तो एसेंशियली आप बचाते कुछ भी नहीं, ठीक है। वक्ती तौर पे रिलेटिवली कंफर्टेबल। 20,000 के बाद मैं समझता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत कंफर्ट आता है ज़िंदगी में, मगर ये 13,500 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं 6 साल पहले आई वॉज मेकिंग वॉट, मेरी बेसिक सैलरी वॉज 6,000, पता भी नहीं चलता था कहाँ जाती थी, समझ रहे हो। तो 6 साल पहले, और अब तो वहाँ महंगाई भी हो गई है, टैक्स भी लग गया है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ बढ़ गई है। तो अब आपको रिग्रेट आपने ये नहीं लिखा कि क्या हो रहा है, पैसे का हो रहा है या फिर उस कंपनी में ना जाने का हो रहा है, क्योंकि उस कंपनी में तो आप दोबारा जा सकते हैं। ज़ाहिर है अब आप मास्टर्स कर रहे हैं तो अब आप ज़्यादा बेहतर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अफसोस किस चीज़ का है मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो फिर ये कि अब आप इंग्लैंड में हो तो वहाँ तो ज़ीरो लग्जरीज़ हैं, चलो दुबई में फिर आपको जो लग्जरीज़ पाकिस्तान में हैं वहाँ भी रिलेटिवली मिल जाती हैं, इन द सेंस कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े धोने के आदी नहीं हैं तो आप पूरे हफ्ते के कपड़े गठरी में बांध के बर दुबई गए आप, उस्तादी के बराबर में एक लॉन्ड्री वाला है, मैं उसका नाम भूल गया, मेज़बान रेस्टोरेंट के सामने, वहाँ पे आपने लॉन्ड्री दे दी। वो लॉन्ड्री की वॉश प्लस आयरनिंग 1.5 दिरहम में करता था, पहले तो शायद 1 में करता था, ऐसे ही कुछ था। तो वो महीने का मेरा बिल जो है ना मुश्किल से 30-40 दिरहम ही बनता था, या मैक्सिमम 50 बनता था। उसमें मेरे कपड़े टिप टॉप धुल भी जाते थे, इस्त्री भी हो जाते थे। तो हाँ, तो ये लग्जरी है। अब ये लॉन्ड्रोमैट वगैरह आप जाएँ तो वहाँ तो सिर्फ धुलेंगे कपड़े, इस्त्री तो खुद करने पड़ेंगे ना। तो आई थिंक अब आप यूके एकदम लग्जरियस से सेमी लग्जरियस भी छोड़ के बिल्कुल ही बेसिक पे आप चले गए यूके। अब यूके में आप हर चीज़ खुद कर रहे होंगे, तो आई थिंक आपको वो वाला शौक लगा है। रिग्रेट में ज़िंदा नहीं जीते मेरे भाई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो आपकी कोई उम्र ही नहीं है, अभी तो आप पढ़ रहे हो बेटा, अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आना है। और रही बात आपकी वाइफ की, इट्स गुड टू नो दैट शी इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट यू एंड बीइंग देयर फॉर यू, अच्छी बात है। वरना जो है ना, इससे पहले कि मर्द कंप्लेन करे और बोलती है खल्ली वल्ली निकल गए इधर से, बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी आपकी तरफ से आनी है, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ से आनी है। मैं इसमें कोई सेक्सिस्ट बात नहीं है, पाकिस्तानी सोसाइटी का मसला है, क्योंकि जहाँ पे चूँकि औरत इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो मर्द का रोल बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। या तो उनको भी इंडिपेंडेंट कर दो, खल्ली वल्ली सब अपना अपना चाहिए, वो भी नहीं करना, तो जब वो नहीं करना तो फिर अपने साइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो भाई आपने उनको कंफर्ट देनी है, आपने उनको रीअश्योरेंस देनी है कि थिंग्स आर गोना बी फाइन एंड आई एम गोना मेक इट इन लाइफ वगैरह वगैरह। तो टेंशन ना लें, वक्त दें। ये बच्चे बड़े इम्पेशेंट हैं यार, आप लोग जो है ना बहुत इम्पेशेंट हो आजकल, क्योंकि आप सोशल मीडिया के दौर के हो, हर चीज़ फ़ौरन लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी में चीज़ों में टाइम लगता है। तो टाइम दें अपने आप को, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस भाई, और लॉन्ग गेम खेलें, स्ट्रैटेजाइज करें ज़िंदगी को, प्लान बनाएं, गोल्स बनाएं। छोड़े जो हो गया, वो 13,500 दिरहम शायद आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, आई डोंट नो इन व्हाट वे,
मे बी वहाँ का वर्क कल्चर इतना टॉक्सिक होता है कि आप बोलते हैं यार भाई मुझसे 13,500 dirham ले लो, मेरी जान छोड़ो यहाँ से. यू नेवर नो मैन. देखो जो हो गया उस पे रोने से तो कुछ नहीं होगा. The only thing you can learn from your past is you learn from it. That's it. You take a lesson from it. उसमें कोई चीज़ नहीं हो सकता. गई वो नौकरी गई खल्ली, आगे देखो. You're given eyes in front so that you can look forward in life, not backwards. जो हो गया उसे जाने दो. तो कल की अपनी नहीं, कल की फिक्र में अपने आने वाले कल को ख़राब ना करो. इसका एक शेर होता था बड़ा मज़े का, मेरे भी जहन में फ़ौरन नहीं आ रहा. कल की फिक्र में अपने आज को बर्बाद ना कर, समथिंग लाइक दैट. क्या दुखी वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सा होता है. आई लव दिस लाइन. एनीवे, तो भाई पीछे छोड़ो, आगे देखो, डिग्री विग्री करो. बेगम को आपने रीअश्योरेंस देनी है, अगर आप उनको संभालें और बोलें कि भाई आप गोना मेक इट राइट, और फली वली करें. जो हो गया हो गया. कोई इतनी ख़ास नौकरी भी नहीं थी, मतलब सैलरी. दुबई में फिर हैंड टू माउथ रह रहे होते मंथ टू मंथ. फिर आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसते, फिर आप 1.5-2 लाख के लोन में कब नीचे आते आपको पता भी नहीं चलता, और फिर आपके लिए दुबई छोड़ना अजाब हो जाता. क्योंकि फिर आप एयरपोर्ट एग्जिट करते हैं, हर एग्जिट में आपको रोकते हैं, भाई किधर जा रहे हैं, लोन्स किधर है. तो छोड़े इसको भाई, आगे की देखें. और परेशान होने की बात थी. देयर इज़ नथिंग यू कैन डू इन योर पास्ट. और ये मैं जितने लोग सुन रहे हैं मैं उन सबको कह रहा हूँ, अगर आप पास्ट में किसी और वजह से फंसे हुए हैं, कोई गिल्ट है, किसी का आपने दिल तोड़ा है, या फिर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की, कोई ट्रेन मिस हो गई, कोई बस, ज़िंदगी की बस मिस हो गई आपसे, कोई मसला नहीं, अगली फिर आ जाएगी. कुछ नहीं होता ज़िंदगी में. लाइफ गोज ऑन मैन. What amount of crying will make things okay? Tell me. Nothing. There won't be. I'll tell you. I'll share an example from my own household. There was a time when my grandfather had a lot of money, or my father was not the sort who my grandfather thought that he would take it a notch up, right? So, and like my father was clearly son of a rich man, didn't care much in life. There was a time my father went to England without a visa, क्योंकि ज़रूर उस वक्त वीज़ा ही नहीं होते थे 75, 76 में. He just showed up, right? और उस ज़माने में ऐसे ही होता था. Imagine a world without a visa. My father went to so many places. He just fucking showed up. यार शाम को प्लान बनाया पूरी फैमिली ने, और सुबह सब इंडिया में थे. इमेजिन, आज तो इंडिया का वीज़ा ही नहीं मिलता 3-3 महीने तक. अबरार भाई जर्मनी के पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको तीसरी अटेम्प्ट में मिला था, या दूसरी अटेम्प्ट में मिला था, तीसरी अटेम्प्ट में, राइट? दे फकिंग शोड अप. रात को प्लान बनाया यार, कल इंडिया पाकिस्तान का चंडीगढ़ में टेस्ट है, पता नहीं कहाँ था. वो वाज प्लेइंग माजिद खान वाज कैप्टन, इमरान खान का कजन, राइट? दे फकिंग शोड अप इन इंडिया. ये भी एक टाइम था. ही वेंट टू इंग्लैंड, ही स्टेड देयर फॉर लाइक 3-4 months with his friends, chilled, you know. फिर late 90s में when things went south, and like वो सारी लंबी कहानी है. My eldest brother, I have one brother, he doesn't live here, so he would always complain, if only Abu had stayed in England तो आज हम भी इंग्लैंड में होते. If only, वो जो होता ना यार, फेज 8 में प्लॉट मिल रहा था 200 रुपये का, क्यों नहीं लिया. अरे तो जब वो 200 रुपये का प्लॉट मिल रहा था, उस वक्त लोगों की तनख्वाह 2 रुपये होती थी. थिंग्स हैव ऑलवेज बिन दैट फार. ऐसा नहीं है कि 200 का फ्लैट मिल रहा था और आज 1500 की लोग डैनियल पी लेते हैं. तो वो 200 का जब मिल रहा था तो लोगों की तनख्वाह कम थी. एनीवे, तो वो यही उसका होता था एवरी नाउ एंड देन कि लाइक यू नो थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड. वी वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली ऑब्वियसली. So many mouths to feed, so many hands earning, so little hands earning. तो वो यही बोलता था. And I would see this fiasco every morning. Him complaining to my mom, right? और ये मैं I'm not like घर के किस्से नहीं खोल रहा for the sake of, but ये कि मैं समझा रहा हूँ, एक perspective दे रहा हूँ, because that's exactly what changed my attitude towards life. So I would see this drama every morning, right? और मैं यही सोचता था, what amount of complaining and whining and crying would make things okay the way he wants them to be. अगर आप मुझे एक टाइम लाइन देते कि आप 6 महीने रोज रोएं, तो suddenly you'll be in England and you'll have like pounds की बारिश हो रही होगी, right? But that
दैट्स नॉट गोना हैपन। तो मैंने ज़िंदगी में उस वाक़ये से ये सीखा, उन वाक़यात से ये सीखा कि पास्ट का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो भी है आपने एक्शन लेना है। और फिर मैंने ये भी सीखा कि यार व्हाई डज़ ही वांट कि अब्बू आ जाते एंड ही वुड हैव डन समथिंग तो हम ऐश करते। अरे हम कहीं जाके क्यों नहीं कर सकते भाई, राइट? हम जाके कर लेते कुछ अल्ली वल्ली। तो ये दो मेरे, खैर इस तरह के बहुत सारे ख्यालात थे जो मेरे बदले ज़िंदगी के मामले में, एंड हेंस इट शेप्ड मी इनटू बिकमिंग व्हाट आई बिकम। तो मैं हमेशा पास्ट का आप कुछ नहीं कर सकते, और जो करना है आपने खुद एक्शन लेना है अपनी ज़िंदगी का। नो वन एल्स विल कम नाउ। अल्लाह मियाँ ने पैगंबर भेजना छोड़ दिए थे 1400 साल पहले, ख़त्म वो सिलसिला। अभी किसी ने आके आपकी हेल्प नहीं करनी, किसी ने आपको आके हेल्पिंग हैंड नहीं करना। यू हैव टू बी योर ओन शुगर डैडी, यू हैव टू बी योर ओन फादर, यू हैव टू बी योर ओन एवरीथिंग। आपके पास सिर्फ आप हो। पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, रिश्ते हैं, वो सब होते हैं, मगर उन सब की अपनी भी एक जर्नी होती है। हम लोग केले के गुच्छा हैं, हम जो फैमिली वाले केले का गुच्छा है, रहते साथ हैं, जर्नी सबकी अलग है। किसी ने हाजी साहब के पेट में जाना है, किसी ने फायजा के पेट में जाना है, किसी ने पड़े पड़े सड़ जाना है, किसी ने फ्रूट चाट में जाना है। क्या एग्जाम्पल दिए यार। राइट, राइट ऑफ द बैट। तो रहते हम साथ हैं, जर्नी हम सबकी अलग है। इसी तरह अपनी जर्नी आपने खुद बनानी है। टेक एक्शन इन योर ओन हैंड। रिग्रेट से कुछ नहीं मिलता मेरे भाइयों, ज़िंदगी में सिर्फ दुख मिलता है, सिर्फ डिप्रेशन होता है। दूसरों को ना देखें, अपनी अपनी देखें, अपनी जर्नी पे फोकस रखें, फॉरगेट व्हाट अदर्स आर डूइंग। जैसे पहली ईमेल थी यूट्यूबर्स की इनकम देख के, ज़ाहिर है दिल दुख क्यों नहीं होगा यार। मेरे दोस्त की बीवी है, उसको MBBS किए हुए पता नहीं 10 साल हो गए, उसके बाद भी 10 साल से वो पढ़ ही रही है। शी इज़ अ मदर, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, पता नहीं है FRCS FCPS दिस दैट क्या क्या क्या। उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है सिंध गवर्नमेंट में। मैं टी बॉय की तनख्वाह 35,000 रुपये। शी इज़ ओनली मेकिंग 5,000 मोर देन द टी बॉय। Why my tea boy is making 35,000? Because he works for someone जिसकी इनकम थोड़ी डॉलर whatever. Which reminds me, one of our team members, हमारे टीम मेंबर है, वो बड़े शौक से आके जब भी मैं Q&A करता हूँ ना, वो आके बैठ जाते हैं। सो आई फिगर्ड वो फ़ैन होगा इस चीज़ का। और वैसे कॉल किसकी आ रही है भाई? तो चलो ये वाला किस्सा मैं अगले एपिसोड में सुनाता हूँ। इट्स वेरी मीनिंगफुल। मगर ये कि लो अभी कि उसे हिम्मत नहीं आ रही है, नाउ ही इज़ डूइंग वेल इन लाइफ। खैर बस इसको यही एंड करते हैं। कॉल आ रही है, 8:30 हो गए हैं। ये मेरा संडे था जो मैंने आप लोगों के साथ गुजारा। नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग बिकॉज आई नो इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ यू पीपल। बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो इसी चैनल की बात करते हैं, इसी कंटेंट की बात करते हैं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेयर पीपल आउट एंड जस्ट ट्राई टू गिव अ पर्सपेक्टिव कि ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जिनकी ये ईमेल थी, इंग्लैंड में पढ़ाई करें, इंग्लैंड की डिग्री के शशके अलग होते हैं भाई, और फिर इंग्लैंड में सेटल होने की सोचें, क्योंकि दुबई तो शॉर्ट टर्म ही था। देखिए ज़िंदगी में पेन इज़ इनएविटेबल। अगर आपको पाकिस्तान की लग्जरीज़ चाहिए तो बिल्कुल लें, बिल्कुल लें पाकिस्तान की लग्जरीज़। प्लेजर है, बिल्कुल है, आगे जाके पेन है। वो पेन कैसे है? मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, सेफ्टी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसका दिल करे आए आपको गोली मार के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। गई ज़िंदगी। प्लेजर तो था, नौकर चाकर आगे पीछे ड्राइवर ये वो सब खानसा में, मगर पेन भी मिला इवेंचुअली। इसी तरह दुबई वक्ती तौर का प्लेजर है, बिल्कुल है। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू लिव एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर, ब्यूटीफुल, वेरी लग्जूरियस। बट पेन क्या है? एक दिन छोड़ना है। बट अभी आप जहाँ हो वहाँ पे अभी पेन है। जैसे कि आप कह रहे हो 1000 पाउंड में रह रहे हो, लिविंग विद इन योर मीन्स वगैरह वगैरह। बट आगे जाके अगेन आई एम नॉट श्योर आगे यूके का फ्यूचर क्या है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राइसिस देयर एज वेल। बट अगर पासपोर्ट कर ले तो इज्जत ही हो जाएगी ज़िंदगी में भाई। कल को यहाँ पे आगे पीछे गायब हो गए तो पूरी रॉयल नेवी तुम्हें ढूंढने आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ तो कोई भी नहीं पूछेगा तुम्हें। सो पेन इज़ इनएविटेबल, या तो अभी ले लो या बाद में ले लो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी पेन वाला प्रोसेस कर लो ना, प्लेजर ही प्लेजर है आगे। लेकिन अगर आपने प्लेजर में निकाल दिया सारा टाइम अपने 20s पार्टिंग करके, ये करके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन पार्टिंग, बट मैं एक हेल्दी बैलेंस का दाई हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ
ज़िंदगी में हर चीज़ मीज़ान के साथ होनी चाहिए, बैलेंस के साथ होनी चाहिए। इस्लाम भी यही सिखाता है आपको। पार्टी की बात नहीं कर रहा, बैलेंस की बात कर रहा हूँ। सो अगर आपने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स, ज़हनी फॉर्मेटिव ईयर्स जो हैं, इन चीज़ों में निकाल दिए कि आपने आवारागर्दी कर ली, ज़िंदगी को सीरियसली लिया। 20s इज़ समथिंग दैट मेक्स यू और ब्रेक्स यू। 20s में डिसाइड हो जाता है कि ये गाड़ी किधर जा रही है। ये हाईवे पे चल रहे हैं ना, तो 20s वाला हाईवे आता है, वो होता है ज़रा खड्डे वाला रोड। अब उसमें इसने संभल लिया तो निकल जाएगा, नहीं संभला तो गलत डायरेक्शन पे चला जाएगा। फिर वो होता तो इतना सा डिफरेंस है, बट आगे जाके वो खलीज बहुत बड़ा हो जाता है। एंड देन यू सो फार अवे फ्रॉम रियलिटी एंड सो फार अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैन यू कांट रिकवर एट ऑल, क्योंकि फिर आप वापस तो नहीं आओगे ना इस पॉइंट पे। देयर इज़ नो वे बैक। ज़िंदगी में जितनी जल्दी सीरियस हो सकते हैं हो जाएं। ये मजाक मस्ती जो आप करते हैं ये इनको कम ही रखें। जितनी जल्दी सीरियस हो जाए आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। ये बातें हमें भी ऐसी लगती थी, अबे यार क्या है, बड़े मियाँ क्या क्या बोल रहे हैं हल्दी वल्दी, मगर समझ आती है। वो एक मिसाल है ना, द मोमेंट अ मैन रियलाइजेस हिज फादर वाज राइट ही ऑलरेडी हैज़ अ सन हु थिंक्स ही इज़ रॉन्ग। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यही है। जब तक चीज़ें सुलझने लगती हैं तब तक बहुत चीज़ें पहले पीछे उलझ चुकी होती हैं। पहले सुलझा लो, पहले समझ लो। और अक्लमंदी का तकाजा ये है कि दूसरों के तजुर्बों से सीखो रादर देन अपनी गलतियाँ करो। तो ज़िंदगी में फोकस रखें, छोड़े जो हुआ पास्ट में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो पास्ट रिपीट ना हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। उसकी स्ट्रैटेजी तो तब बनाओगे ना जब उस पर रोना छोड़ोगे। उस पर रोना छोड़ें, आगे को स्ट्रैटेजाइज करें कि फिर वो चीज़ रिपीट ना हो, क्योंकि जो चीज़ हो जाती है वो मिस्टेक नहीं होती, लेकिन जो बार बार की जाए, रिपीट की जाए, फिर वो मिस्टेक होती है। ठीक है ना। चलो, तो ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप यू गाइज एंजॉयड। काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag, और एजुकेशन चैनल का भी पेट्रियन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा। आई शेयर इट विद यू गाइज इफ यू वांट टू सपोर्ट। बाकी मुझे उसके भी बताइएगा कि उसका हम क्या मीन्स बना सकते हैं, उसको हम किस तरह सस्टेनेबल बना सकते हैं, सो दैट वी कैन कंटिन्यू ऑन दो सब्जेक्ट्स, और उसको हम और मज़ीद एक्सपैंड भी कर सकें। बिकॉज इट्स गोना बी, यार एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, सोचें आसान काम नहीं है यूनिवर्सिटी बनाना। फिर आपको उस लेवल के प्रोफेसर्स भी चाहिए होता है, उस लेवल की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, बहुत मेहनत होती है। यू हैव नो आइडिया। पेट्रन्स को मैं ओके सो अब देखिए मसला ये है ना सेफ्टी सिक्योरिटी का। आई वुड लव टू ओपन माई स्टूडियो फॉर यू ऑल, कि भाई हम एक फॉर्म बना दें, आप फॉर्म फिल करना, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इस टाइम विजिट कर सकते। आई वुड लव टू शो यू ऑल कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे होता है। लेकिन यार सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना इशू है, यू नेवर नो कौन आ रहा है, फ़ैन बन के आ रहा है, लूट के चला गया, ताड़ के चला गया। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें हैं, चोरी करवाती, डाका पड़वाती, या फिर कोई हेटर है आके चाकू मार के चला गया, यू नेवर नो। तो मैं तो बल्कि चाहता हूँ आप आएँ और अपनी आंखों से देखें कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है कैसे। अभी ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइटें इस तरह क्यों लगी हुई हैं, जब पॉडकास्ट में टेबल यूँ हो जाता है तो फिर लाइटें कहाँ जाती हैं, एडिट कैसे होती है, सामने 3 कैमरे लगे हुए हैं, फिर वो तारें इतनी जा रही हैं ऑडियो की, क्या होता है, कैसे होता है। ख़ास तौर पे एजुकेशन चैनल का, यू नो आई रियली वांट टू, बट उनकी मसले अलग है। खैर ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में।